नमस्कार मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आज एक नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और वह विषय है कालिदास। महाकवि कालिदास एक परिचय। अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो यह संस्कृत भाषा साहित्य के अंतर्गत समाहित है, जिसका कोड आपके लिए आता है BSKLA 135। मित्रों, किसी भी भाषा की जो समृद्धि है उसके साहित्य से जाना जाता है, और कोई भी साहित्य वस्तुतः कवि प्रतिभा से प्रसूत होता है, और इन्हीं कवि प्रतिभा से युक्त पूरे विश्व को चकाचौंध कर देने वाला जो एक व्यक्ति हुआ वह है महाकवि कालिदास। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विश्व के किसी भी क्षेत्र में जब परिचर्चा में उपस्थित किया जाता है तो आवश्यक रूप से वहां महाकवि कालिदास उपस्थित रहते हैं। ये महाकवि कालिदास हैं कौन, क्या है इसका परिचय, यही आज का अपना प्रमुख विषय है। यद्यपि किसी भी कवि को जानने के लिए, परिचय के लिए हम 4 मूल बिंदु को लेते हैं, जिसमें एक है जीवन वृत्त, काल, स्थान और उनकी कृतियां या उनका अवदान। जहां हमने कृतियां कहा, आप उन्हें उसका अवदान कह सकते हैं, योगदान कह सकते हैं। कालिदास संस्कृत काव्य परंपरा के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में एक से एक बड़ी से बड़ी सूक्तियां रची गई। इनको दीपशिखा नाम दिया गया, अनामिका सार्थवती बभूव कह करके इनका परिचय दिया गया। इसी प्रकार महाकवि बाणभट्ट ने इसके विषय में लिखा, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। अर्थात मतलब इस तरह से कालिदास की महनीयता को परिभाषित करने के लिए परवर्ती कवियों ने बार बार इनका परिचय हमारे सामने उपस्थित किया। कालिदास को जानने के लिए हम सबसे पहले इनके विषय में काल की परिचर्चा कर ले, समय की परिचर्चा कर ले कि महाकवि कालिदास हुए कब। यूं तो जो श्रेष्ठ कवि होते हैं वो हर काल के होते हैं, हम किसी एक काल से उसे जोड़ के नहीं देखते। और खास करके संस्कृत काव्य परंपरा में एक दोष देखा जाता है, एक ऐसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होकर के आती है जिसमें कि प्राचीन कवि, प्राचीन चरित्रों के काल का विषय ही अपने आप में एक पूर्ण विषय हो जाता है शोध का, कि अमुक कवि किस काल में हुए। इसी क्रम में महाकवि कालिदास भी है जिनका काल पूरी तरह से अज्ञात है। आज तक इनका काल सुव्यवस्थित नहीं हो पाया, लेकिन इनके विषय में जो 3 प्रमुख मत हैं उन मतों को हमें जानना आवश्यक है। एक है ईसा पूर्व मत। कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि महाकवि कालिदास ईसा से पूर्व हुए थे। दूसरा मत है कि नहीं, वे गुप्त काल के हुए थे। एक तीसरा मत है जिसमें कि उनको अग्निमित्र का समकालीन कहा जाता है। और एक अलग प्रकार से जब चर्चा आती है, जब हम ईसा पूर्व मत की चर्चा करते हैं तो उस क्रम में विक्रमादित्य नामक एक राजा की परिकल्पना की जाती है और उनके मित्र के रूप में, उनके दरबारी के रूप में कालिदास को प्रस्तुत किया जाता है। हम अगर किसी भी व्यक्ति के काल का निर्धारण करते हैं तो उस काल के निर्धारण के लिए हम 2 प्रकार से निर्धारण करते हैं। पहले तो एक ऊपरी सीमा जो अपर लिमिट है उसको फिक्स करते हैं, और एक दूसरी सीमा जो कि लोअर लिमिट है वो फिक्स करते हैं। छोटा सा उदाहरण लीजिए, महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, और उसका जो नायक है वह अग्निमित्र है। तो स्वाभाविक रूप से अग्निमित्र से पूर्व नहीं हुए होंगे महाकवि कालिदास, स्पष्ट है। अर्थात या तो अग्निमित्र के समकालीन होंगे या अग्निमित्र के बाद होंगे। तो इस रूप में हम अग्निमित्र को कालिदास की ऊपरी सीमा मानते हैं। निम्न सीमा की दृष्टि से देखें तो बाणभट्ट जो कि 7वीं शताब्दी के हैं, उन्हीं के समकालीन हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। उस पुलकेशिन द्वितीय के काल में एक कवि हुए थे जिनका नाम था रविकीर्ति। उस रविकीर्ति ने एक अभिलेख लिखा। उस अभिलेख जो कि लगभग 634 ईस्वी का अभिलेख है, उस अभिलेख में उन्होंने कालिदास और भारवी का एक साथ प्रयोग किया है नाम का, और पहली बार अभिलेख पर लिखा जाने वाला नाम कालिदास रविकीर्ति ने लिखा।
तो रवि कीर्ति से पूर्व और साथ ही चूंकि रवि कीर्ति के समकालीन बाणभट्ट हैं, और अभी बाणभट्ट के विषय में हमने सुनाया कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, तो बाणभट्ट भी अपने काव्य में कालिदास का उल्लेख करते हैं। तो तदनुसार हम कालिदास को बाणभट्ट से पूर्व मानेंगे, अर्थात कालिदास की सीमा हम बाणभट्ट के बाद नहीं कर सकते, रवि कीर्ति के बाद नहीं कर सकते। अब जब हमने ऊपरी सीमा अगर अग्निमित्र की हमने तय की, तो अग्निमित्र का एक काल बनता है जो कि हम 144 ईस्वी पूर्व रखें या आप 130 ईस्वी पूर्व रखें, और अगर हम बाणभट्ट की सीमा लेते हैं तो वो 634 है। तो इस प्रकार लगभग 800 वर्षों के मध्य ही कहीं ना कहीं कालिदास को हमें रखना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर सार रूप में बात करें तो 136 ईस्वी पूर्व से लेकर के 634 ईस्वी पूर्व तक कहीं कालिदास रहे होंगे अभी भी। अब धीरे धीरे दोनों को हमें पकड़ के ऊपर ले जाना पड़ता है और तब जाकर के हम उसे व्यवस्थित करते हैं। मित्रों, जो ऊपर की हमने 3 स्टोरी बताई, 3 या 4 जो हमने सिद्धांत दिया, ईसा पूर्व का और गुप्त वंश का और अग्निमित्र का, तो इसी आधार पर चूंकि अग्निमित्र को आधार बना करके इन्होंने एक काव्य की रचना की, तो इसी आधार पर कई सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि ये अग्निमित्र के समकालीन थे, अग्निमित्र के मित्र थे। और यहां तक भी उसमें योजना की गई कि पुलकेश जो इनके पिता थे, अग्निमित्र के पिता जो पुष्यमित्र शुंग, उनके ये दामाद रहे होंगे कालिदास। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अग्निमित्र के समकालीन ये थे या नहीं थे, इसका विमर्श हम लोग ले लें। कई लोगों का मानना है कि नहीं, क्योंकि कालिदास का जो साहित्य है, कालिदास के साहित्य में जो रिफ्लेक्टेड जो इतिहास है, उस आधार पर अग्निमित्र का समकालीन इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि अग्निमित्र नाटक के अतिरिक्त उस काल का ऐसा कोई संकेत अन्य ग्रंथ में प्रायशः प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण कई सारे विद्वान अग्निमित्र के समकालीन नहीं मानते। अब आते हैं ईसा पूर्व की बात करें। जो ईसा पूर्व जैसे कि 50 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य हुए थे, और राजा विक्रमादित्य ने के काल में थे, उनके मित्र थे, तदनुसार ये इन्होंने काल की चर्चा की। और इसके लिए उदाहरण देते हैं विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है, उसमें विक्रम शब्द का अर्थ है और 2 शब्द है कि ऐसा भी कहा गया कि विक्रमादित्य के पिता का नाम महेंद्रादित्य था और तदनुसार वे उनके समकालीन थे, क्योंकि विक्रमोर्वशीयम में महाकवि कालिदास ने स्पष्टतया कहा है कि दृष्टिया विक्रम महेंद्रोपकार्य कार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते भवान, कि सौभाग्य से महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते भवान। तो ऐसा माना जाता है कि एक ही साथ दोनों का नाम यहाँ ले लिया गया, महेंद्र का भी नाम और विक्रम का भी नाम। तो में भी कालिदास जो है उनके समकालीन रहे होंगे। और भी कई प्रकार के तर्क वितर्क हैं। विक्रम संवत से जोड़ा गया। और तीसरा गुप्त काल। गुप्त काल को लेकर के कई प्रबल संभावनाएं बनती है, प्रबल संभावनाएं बनाए जाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पूरा का पूरा अगर कालिदास के साहित्य में आप काल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक समाज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो गुप्तकालीन व्यवस्था उसमें समाहित दिखाई देती है। जैसे कुछ समीक्षकों का ऐसा मानना है कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की, जहां पर कुमार का अर्थ वहां पर कुमार गुप्त है और कुमार का दूसरा अर्थ कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय की कहानी है, तदनुसार कुमार जो है नाम में समाहित है, तो इसलिए जो कुमार गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और उस काल की ये रचना है कालिदास की। अन्य भी कई बातें हैं। मूल विषय है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि काल की दृष्टि से महाकवि कालिदास को किसी एक कालखंड में समाहित कर पाना कठिन है। आधुनिक दृष्टि से जो 2 सबसे अधिक, जो सर्वाधिक सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होता है, वो या तो ईसा पूर्व है और या नहीं तो गुप्त काल है। ऐसी स्थिति में ये शोध का विषय बनता है। यदि मैं अपनी व्यक्तिगत अगर इस पर निर्णय देने की कोशिश करूं, तो मैं हमेशा यह मानता हूं कि कालिदास गुप्त काल के ही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, और उन्होंने इस प्रकार कई हमारे पास संकेत भी छोड़ा है। क्योंकि कई समीक्षकों का यह भी मानना है कि कालिदास अपने साहित्य में गुप धातु का बहुत प्रयोग करते हैं, गुप धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ यह बनता है कि शायद वे अपने राजा को स्मरण रखने के लिए वो बार बार गुप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गुप्तकालीन कतिपय मंदिर हैं, जिस मंदिर की जो मूर्तियां हैं
उन मूर्तियों का जो स्वरूप हमें प्राप्त होता है वह स्वरूप कालिदास के रघुवंशम में भी हमें ज्ञात होता है, जहाँ पर पद्मनाभ ब्रह्म जी का जो वो विष्णु का जो है वो स्वरूप वहाँ वर्णन में आता है आदि। तो ये काल के रूप में कालिदास को हम लेकर के चलते हैं। और जैसा हमने कहा आपके सामने में कि निसंदेह कालिदास जो है वो रविकीर्ति और बाणभट्ट से पूर्व और अग्निमित्र के बाद ही कभी हुए होंगे। इसके बाद कालिदास के स्थान को लेकर के चिंता है। यूं तो जो महापुरुष होते हैं वे जन जन के होते हैं, कण कण के होते हैं, मन मन के होते हैं, इसलिए उनके स्थान की विवेचना ना हो तो वो ज्यादा समीचीन है। पुनरपि हम देखते हैं, पाते हैं, चार विशेष रूप से सिद्धांत प्राप्त होते हैं जिसमें कालिदास को माना जाता है कि या तो कालिदास उज्जैनी के थे, या कालिदास कश्मीर के थे, या कालिदास उत्तराखंड के थे, या कालिदास मिथिला के थे। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने पुरजोर प्रयास किया महाकवि कालिदास को उज्जैनी का सिद्ध करने के लिए, और आज भी कई लोग मानते हैं कि कालिदास उज्जैनी के हैं। लेकिन मेरा इसमें विभेद है, क्योंकि जो तर्क है उज्जैनी को लेकर के उससे प्रबल तर्क किसी अन्य स्थान को लेकर के भी प्राप्त होता है हमें। मैं उन तर्कों का खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इन स्थलों से इनका संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैनी नगरी का वर्णन किया है। इसी प्रकार अगर आप देखें केसर आदि का वर्णन जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है, तो उस आधार पर कई लोग, खास करके पंडित लक्ष्मीधर कल्ला जो कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष थे संस्कृत के, उनका ये मानना है कि महाकवि कालिदास कश्मीर के थे। एक खास समय जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी लोगों ने कहा कि कालिदास उत्तराखंड के हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई देवी का मंदिर है, काली देवी आदि जो भी है उनसे उनका संबंध जोड़ते हैं। कुछ विद्वान मिथिला को भी कालिदास का स्थान बताते हैं, वह इसलिए कि कुमार संभवम में जो शिव और पार्वती का विवाह है, उस शिव पार्वती के विवाह का जो स्वरूप है वो मैथिल विवाह पद्धति से काफी मैच करता है। और यहाँ तक कि कई लोगों ने एक उच्चैठ जगह है उस जगह को लेकर के यहाँ तक कह दिया कि यहाँ जो काली मंदिर है यहीं पे महाकवि कालिदास थे। लेकिन इसके संदर्भ में एक मैं भ्रम आप लोगों का दूर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर यह कालिदास है, कालीदास नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है, यानी काली शब्द नहीं है, ये ला में ह्रस्व ई की मात्रा है, तो कालिदास है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है काली का क्या अर्थ है। मैं जो व्यक्तिगत मानता हूं काली का अर्थ यहां पर, ये मूल शब्द है कालीन। कालीन का मतलब है यहां पर जो काल को धारण करे। जैसे हम अगर कहते हैं दंडी, या जैसे हम कहते हैं मंत्री, तो मंत्री का अर्थ क्या होता है, जो मंत्र को धारण करे। इसी तरह हम कहते हैं पक्षी, पक्षी का क्या अर्थ होता है, जो पक्ष यानी पंख धारण करे उसको पक्षी कहते हैं। तो इसी प्रकार कालीन शब्द है काली, जिसका अर्थ है वह जो कि काल को धारण करे। और काल को धारण करने वाले कौन हैं, वो भगवान शिव हैं। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास, जो कालिदास का जो अर्थ निकलता है वह है शिव का दास, अर्थात शिव का भक्त। अब आइए इसके समर्थन में कि महाकवि कालिदास ने अपने प्रायः सारे ग्रंथों में भगवान शिव की आराधना की है, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो उसकी नांदी, मालविका अग्निमित्रम की नांदी, या विक्रमोर्वशीयम की नांदी, या रघुवंशम का वह प्रसिद्ध पद्य जो वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इन सब में उन्होंने शिव की आराधना की है। और यह मान्य सिद्धांत है कि महाकवि कालिदास शिव थे, शिव भक्त थे। तो इसलिए वो जो काली का उपासक या महादेवी काली का जो उपासक कहना होगा, ये समझना सोचना गलत होगा। और पूरे महाकवि कालिदास के पूरे ग्रंथ में अगर आप काली शब्द को प्राप्त करें तो वो एक स्थल पर केवल कुमार संभवम में प्राप्त होता है, वहां भी काली देवी के रूप में वह चर्चा हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए जो स्थान के संदर्भ में जो बार बार काली देवी का संबंध बनाया जाता है वो संबंध नहीं बनाया जाना चाहिए, वो भ्रामक संबंध है। मैंने पुनः कहा कि ऐसे कवियों को किसी एक स्थान से जोड़ पाना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप कालिदास के साहित्य में अगर आप रघुवंशम पढ़ें तो उसमें आपको केरल आदि का भी सुंदर वर्णन है, हिंद महासागर आदि का सुंदर वर्णन है, समुद्री तटों का सुंदर वर्णन है रघुवंशम में। तो उस आधार पर तो हमें कालिदास को दाक्षिणात्य मान लेना चाहिए। या इसी प्रकार जिस प्रकार हिमालय का वर्णन है तो निसंदेह कालिदास को कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का मानना चाहिए। नहीं, स्थान से समाहित कर देने के कारण कालिदास की प्रतिभा जो है वो न्यून पड़ जाती है। मैं समझता हूं
कालिदास यायावर थे, किसी एक स्थान के नहीं थे। वे जिस स्थान पर बैठते थे उसी स्थान को अपने साहित्य का आधार बना देते थे। इसलिए कालिदास केवल और केवल भारतीय थे। इसके बाद अगर हम कालिदास की कृतियों की चर्चा करें तो, लेकिन कृतियों से पूर्व कालिदास के विषय में मैं संक्षिप्त में 2-3 कहानी आपके सामने कहना चाहूंगा। कालिदास को लेकर के एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे और विद्योत्तमा नामक किसी अपनी पत्नी के द्वारा अपमानित होने के कारण वो घर से भाग जाते हैं और तदनुसार अपने वो विद्या अध्ययन करते हैं और खूब ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जन के बाद वे ग्रंथों की रचना करते हैं, अपने साहित्य की रचना करते हैं। नहीं मित्रों, ये कहानी गलत है। कालिदास जैसे कवियों को मूर्ख कहना, कालिदास जैसे कवियों के लिए बचपन में मूर्ख कहना, ये एक दुराग्रह होगा। ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई घटना लिखित रूप में जो है वह 14वीं शताब्दी से पूर्व कहीं प्राप्त नहीं होती। और जिस महाकवि कालिदास को रविकीर्ति ने ऐहोल के शिलालेख में महाकवि कह दिया, जिस महाकवि कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने अपने काव्य में एक सुंदर सी स्तुति रच डाली, ऐसे कवि बचपन में मूर्ख कैसे होंगे? क्योंकि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, इसकी प्रथम कहानी जो है वह हमें प्राप्त होती है कहाँ? वह प्राप्त होती है जो एक जैन ग्रंथ है, मेरुतुंगाचार्य विरचित प्रबंध चिंतामणि। इस ग्रंथ में, जो कि 14वीं-15वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आकर के कवि ने उसने एक कपोल कल्पित कल्पना करके महाकवि कालिदास को बचपन का मूर्ख कहा। हो सकता है कि कालिदास कोई हो जो बचपन में मूर्ख रहे हों, जिसकी कहानी मेरुतुंगाचार्य प्रस्तुत करना चाहते हों, लेकिन जिस महाकवि कालिदास की हम यहां चर्चा कर रहे हैं वे महाकवि कालिदास बचपन में कभी मूर्ख नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार के जो दिव्य साहित्य का निर्माण इन्होंने किया है, ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि वो बचपन में मूर्ख हो। क्योंकि कदाचित कालखंड में ऐसे उदाहरण भी नहीं पाए जाते जो बचपन में मूर्ख होंगे या अपने युवपन तक में मूर्ख होंगे, वो इतने कम समय में इतने श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर लेंगे। संभव नहीं है। महाकवि कालिदास बचपन में मूर्ख नहीं थे। महाकवि कालिदास अत्यंत तेजस्वी थे, अत्यंत कह सकते हैं कि समकालीन समग्र शास्त्र के का उन्होंने पूर्ण अध्ययन किया होगा। अस्तु, अब महाकवि कालिदास की हम कृतियों की चर्चा करें। समग्र रूप से महाकवि कालिदास की 7 कृतियां प्राप्त होती हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए विश्लेषण के रूप में यहाँ पर 3 वर्गों में विभाजन किया है। एक जो कि खंड काव्य कह ले या गीति काव्य कह ले, मैंने दोनों को एक साथ रखा है क्योंकि मेरा मानना है कि खंड काव्य और गीति काव्य में बड़ा ही बहुत ही कम का अंतर है, मार्जिनल डिफरेंस जिसे आप कह सकते हैं वह है। और उसमें ऋतुसंहार और मेघदूतम। मेघदूतम एक बहुत ही प्रसिद्ध कालजयी रचना है। मेघदूतम के बारे में समीक्षकों की यह धारणा थी कि मेघे माघे गतम वयः, कि भाई मेघदूत को पढ़ने और समझने में, उसकी भावनाओं को जानने में, उनके राग सौंदर्य को जानने में, प्रकृति के प्रति महाकवि कालिदास का जो संबंध है उसको जानने में पाठकों के समय बीत जाते, अर्थात जीवन पर्यंत मेघदूतम को समझना वो भी जीवन भी कम पड़ जाता है। तो मेघे माघे गतम वयः कहा है। एक संक्षिप्त सी कहानी है मेघदूतम की, और वह कहानी यही है कि महाकवि कालिदास मानो वो अपनी बायोग्राफी लिख रहे हों और स्वयं यक्ष बन के, जो यक्ष का जो विरह है यक्षिणी से, उसका वो विवरण और विश्लेषण वहां प्रस्तुत करते हैं। जो भी कोई सहृदय होगा वह उसे समझने के बाद, पढ़ने के बाद जरूर अपनी आंखों से आंसू टपकाते हैं। तो जो मेघदूतम है उसमें एक मेघ को दूत बना करके विरही यक्ष अपनी प्रेमिका यक्षिणी के पास संदेश भेजता है, उसी को आधार बना करके ये रचना है। आप एक इनोवेशन देखिए इस काव्य की विशेषता। क्षमा करेंगे, मैं अवांतर एक संबंध जोड़ना चाहता हूं। आज हमारे पास जीपीएस है, हम विश्व के किसी भी गलियों में उसे जीपीएस के माध्यम से घूम लेते हैं, लेकिन मेघदूतम को आप पढ़ेंगे और यक्ष जो कि रामगिरी पर्वत पर बैठा हुआ है और वो मेघ को मार्ग बता रहा है हिमालय तक का, कि यहां जाओगे ये नदी मिलेगी, वहां से निकलोगे ये स्थान आएगा, कनखल पहुंचोगे, फिर वहां से ऐसे मुड़ जाना, यहां से राइट टर्न ले लेना, वहां से लेफ्ट टर्न ले लेना, अपने आप में अनूठा है।
वो कवि की दिव्य दृष्टि है या कवि भारत के कण कण में समाया हुआ है जिसको कि वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दूसरी विधा जो इन्होंने काव्य की रचना की है वो है महाकाव्य। 2 महाकाव्यों की रचना की है, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये दोनों काव्य महाकवि कालिदास के अनूठे काव्य में गिने जाते हैं। रघुवंश जो कि 29 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, एक जीवन चरित्र है यह, हम इसे बायोग्राफिकल टेक्स्ट कह सकते हैं। रघुवंश यद्यपि महाकाव्य रूपात्मक है, लेकिन इसमें कोई एक रस एक साथ नहीं चलता, इसमें कोई एक चरित्र पूरे काव्य का नायक नहीं होता। अन्यथा दिलीप का पुत्र रघु, रघु का पुत्र अज, अज का पुत्र दशरथ, दशरथ का पुत्र राम, राम का पुत्र लवकुश, इसी तरह से ये परंपरा चलती रहती है। और आखिरी राजा अग्निवर्ण है, वहां तक का हम वर्णन प्राप्त करते हैं 19 सर्ग में, रघुवंशम के 19 सर्ग में। तो इसे और दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम यद्यपि नाम से ऐसा है कि ये कार्तिकेय कोई जन्म को लेकर के रचा गया काव्य है, लेकिन नहीं, इस काव्य का मूल जो है वह यही है कि तारकासुर नामक एक दैत्य है, जिसे तारकासुर नामक दैत्य से दैत्य का दलन, उस दैत्य का विनाश करना ही देवताओं का लक्ष्य था। देवता लोग परेशान थे उस तारकासुर नामक दैत्य से। सारे लोग जाते हैं शरण में और वो कहते हैं कि शिव और पार्वती से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र होगा, वही पुत्र उस तारकासुर नामक राक्षस की हत्या करेगा, दैत्य को मारेगा। तो उसी को पूरी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि कामदहन, कामदेव को जो तीसरी आंख से शिवजी जलाते हैं वो घटना है। पार्वती का अपने सौंदर्य के ऊपर से व्यामोह टूटना है, अत्यंत सुंदरी थी पार्वती। और फिर जाकर के पार्वती तपस्या करती हैं, शिव को मनाती हैं, शिव पार्वती का विवाह होता है, कार्तिकेय जन्म होता है, कार्तिकेय का लालन पालन बड़ा होता है, और पुनः कार्तिकेय जब जाकर के सैन्य सेनाओं का नेतृत्व करता है और तारकासुर नामक दैत्य को पराजित करता है। तो ये पूरी कुमार संभवम की कहानी है। मित्रों, रघुवंशम में और कुमार संभवम में कतिपय इतने सुंदर सुंदर पद्य है। मैं एक छोटी सी सूचना दूं, हम आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एम्स। उस एम्स का उद्देश्य वाक्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य, जिसका कि बाद में अनुवाद किया गया स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। ये पंक्ति कुमार संभवम से है, महाकवि कालिदास विरचित है। आप लोग अपने लोक व्यवहार में प्रयोग करते होंगे, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, मुहावरा में। ये मुहावरा महाकवि कालिदास का दिया हुआ है और ये देते हैं मेघदूतम में, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते हि तत्। हम आप लोगों ने सुना है भाई सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य वही है जो कि प्रियतम को प्रसन्न करे। ये सौंदर्य नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन सामने वाले को अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो उस सुंदरता की क्या आवश्यकता। कुमार संभवम में महाकवि कालिदास कहते हैं 5वें सर्ग के प्रथम पद्य में, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो ये इनके महाकाव्य है, इनकी कहानी पढ़ेंगे, इनके विचारों को, इनके भावों को। इसके बाद है नाटक। नाटक इन्होंने 2 नाटकों की रचना की है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्षमा करेंगे, आप लोग कहेंगे कि नाटक तो इनके 3 हैं, विक्रमोर्वशीयम भी इनके लिखे गए नाटक हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने उसे त्रोटक श्रेणी में रखा है, क्योंकि महाकवि कालिदास भी जब अपने काव्य की प्रस्तावना में लिखते हैं तो वो लिखते हैं विक्रमोर्वशीय नाम ध्येयेन नवेन त्रोटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। अर्थात विक्रमोर्वशीयम जो है वो नाटक नहीं, वो त्रोटक है। और ये त्रोटक क्या है कि रूपक और उपरूपक नामक 2 विधा होती है दृश्य काव्य की, उसी में उपरूपक का एक भेद है त्रोटक। जिस त्रोटक का यही लक्षण है कि जिसमें विदूषक सारे अंकों में रहे वह त्रोटक होता है। और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, 5 अंकों में विदूषक की उपस्थिति है, इसीलिए साहित्यिक समीक्षा जगत में विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक माना जाता है। तो हम इस विश्लेषण को गंभीरता से सोचें। ये हम क्या होते हैं कि इग्नोरेंस में इग्नोर करके हम कह देते कि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की।
कालिदास ने 2 ही नाटकों की रचना की है और वह है मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम एक इतिहास प्रधान नाटक है जिसमें आप अश्वमेध यज्ञ या जो अग्निमित्र का पुत्र है वसुमित्र, उनके द्वारा शत्रुओं को पराजित करना आदि ये तो घटनाएं हैं ही, लेकिन मूल रूप से जो अगर आप जाने मूल जो घटना चक्र है वो घटना चक्र है कि इसमें मालविका से अग्निमित्र के प्रेम की घटना है। मित्रों, इसके बाद इनकी जो तीसरी रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक ऐसा कालजयी ग्रंथ जो अगर विश्व साहित्य में आप उलटने पलटने के लिए जाएं तो वहां आप पाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य के जब 100 श्रेष्ठ लिटरेचर के नाम लिए जाते हैं तो भारत से एक जिस ग्रंथ का नाम लिया जाता है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा। जिस प्रकार हम बाहरी जगत में रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू ऐसे प्रणयी युगलों का नाम पाते हैं, उसी प्रकार भारतीय परंपरा में दुष्यंत और शकुंतला एक प्रणयी युगल है जिन्होंने प्रेम के माध्यम से एक कण कण में प्रेम का संचार किया है। और महाकवि कालिदास की एक ऐसी अनूठी रचना है जिसके विषय में जब विलियम जोन्स ने पढ़ा, अंग्रेजी में अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतलम का, अनुवाद करने के बाद जब वहां इंग्लैंड गए तो कुछ उनके मित्रों ने पढ़ा, उसी में से एक फॉरेस्टर नामक एक मित्र थे जिसने इसको पढ़ने के बाद उसका जर्मन में अनुवाद किया। और जर्मन में जब उस अनुवाद को जर्मन महाकवि गेटे ने पढ़ा तो वो बेचारे चमत्कृत रह गए और उन्होंने उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम पे जर्मन में एक श्लोक लिखा जिस श्लोक का इंग्लिश में अनुवाद हुआ और इंग्लिश का फिर संस्कृत में वीवी मिराशी ने अनुवाद किया। और उसकी आखिरी पंक्ति है, ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। हे मेरे मित्र, यदि आप साहित्य जगत का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम मैं क्या कहूँ, जिस तरह से आम भाषा में आप लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम की जो समीक्षा है वो अनंत है और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो वो रागात्मक संबंध है वह भी अनंत है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा को आधारित बना करके जिसमें कि एक विशिष्ट घटना घटती है वो है दुर्वासा का शाप। शकुंतला एक आश्रम कन्या है, जो आश्रम कन्या से शिकार करने के लिए आने वाला दुष्यंत जो है वो आकर्षित हो जाता है, प्रणय कर बैठता है, विवाह कर बैठता है। बेचारी शकुंतला को दुर्वासा का शाप मिलता है, दुर्वासा के उस शाप के कारण दुष्यंत भुला देता है। तो बाद में ये जिसको हम कहते हैं मिलन, विरह और पुनर्मिलन, इसके आधार पर यह परिवर्धित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है। मित्रों, अगर हम जाने सार रूप में तो हम कालिदास के परिचय को इस रूप में जानें कि कालिदास का काल हमने एक लगभग अग्निमित्र से लेकर के बाणभट्ट के मध्य रखने का प्रयास किया है, बिना किसी सटीक निर्णय के। यह निर्णय जरूर है कि गुप्त काल के काल में थे। स्थान को लेकर के भी कोई विशेष हम नहीं ले सकते, अलग अलग मत हैं। सार रूप में यदि महाकवि कालिदास के परिचय को जाने तो इनका काल, इनका जीवन वृत्त, इनका स्थान और इनकी कृतियों के ऊपर में विमर्श किया। इनकी 7 कृतियों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही हमने काल के ऊपर भी विमर्श किया और स्थान की दृष्टि से बताया कि महाकवि कालिदास भारतीय हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आज भी शोध का विषय है। केवल और केवल प्रमाण जो है इनका साहित्यिक है। मित्रों, आप लोगों ने कालिदास के इस संक्षिप्त परिचय को जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए रोचक रहा होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।